जयंती मलिक ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10 फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन टॉपिक को आज लेंगे और उसका कंसेप्ट के साथ सभी क्वेश्चनों के आंसर को तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव सेशन को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आइए। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ए, क्योंकि प्रकाश की किरण हमेशा गमन ही करती है किस रेखा में? सीधी। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए आइए, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है और उसके गमन करने को हम एक तीर लगा के दिखाते हैं। तीर उसकी डायरेक्शन को बताता है और वो दिशा होती है हमेशा सीधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब कम होता है। तो आप जानते हैं प्रकाश का वेग कम वहाँ पे होगा जहाँ पे प्रकाश की चाल कम होती है ना। और प्रकाश की चाल जहाँ कम होगी वहाँ प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो जिसमें जहाँ पे प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। तो हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक 1 माना गया है, 1 होता है। तो निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक 1 है, ठीक है। जल में प्रकाश के अपवर्तनांक की बात करें 1.33 होता है, 1.33 जल में प्रकाश का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश के अपवर्तनांक को समझने का प्रयास करें तो होता है 1.0003, ठीक है। कांच में प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5, ऐसे 1.52 भी होगा कई जगह पे। तो 1.5 अध्ययन की सुविधा के लिए माना जाता है। तो आप बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक कांच में है ना, कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक है ना। इसीलिए जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश का वेग उसमें उतना ही न्यूनतम होगा, उतना ही कम होगा। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन सही जवाब है। अगर ऐसा होता कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में, तो आंसर होता निर्वात में। क्या होता? निर्वात में, ठीक है, क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे कम है। तो इसलिए निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा, सबसे अधिक होगा। और इस ऑप्शन के अनुसार कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आएंगे नेक्स्ट पे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। एक क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन है समतल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, है ना। मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने लगा होता है जिसको आप साइड मिरर बोलते हैं, चालक के सामने लगा दर्पण क्या किस नाम से जाना जाता है? ये जो चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो साइड मिरर के नाम से जाना जाता है। और साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। तो सही जवाब होगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो बड़ा होता है, जिसके कारण पीछे से जो गाड़ी आ रही होती है उसका स्पष्ट, सीधा और बड़े क्षेत्रों में प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसके कारण आसानी से चालक पीछे से आ रही गाड़ी को देख पाता है, उसे आगे जाने का रास्ता दे देता है। इसलिए इसका सही जवाब बी ऑप्शन होगा, उत्तल दर्पण। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? मोटर कार का जो हेडलाइट है, हेडलाइट मतलब जिस प्रकाश, हेडलाइट का उपयोग रात में गाड़ी चलाने में किया जाता है और हेडलाइट से प्रकाश निकलती है और उस प्रकाश की मदद से ही रात में गाड़ी चलाया जाता है। तो देखिए जो समतल दर्पण है वो तो प्लेन होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसा होता है, ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। जो उत्तल दर्पण है वो उत्तल दर्पण किसी गोलीय कर्व दर्पण, वक्र जो गोलीय दर्पण होता है उसके अंदर वाली सतह पर अगर कलाई होगा तो उसी दर्पण का नाम होगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण ऐसा होता है। और अवतल दर्पण जो होता है उसके उठे हुए हिस्से पर कलाई होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण। तो अगर हम
बात करें कि मोटर वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो अवतल दर्पण होता है इसके ऊपर उठे हुए हिस्से पर कलाई होता है। किस हिस्से पर कलाई क्या रहता है? उठे हुए हिस्से पे। तो अवतल दर्पण में उठे हुए हिस्से पे कलाई होता है। तो जो किरण आती है जो किरण होती है वो एक ही जगह पे फोकस कर जाती है। तो एक ही जगह पे फोकस होने के कारण रात में जब गाड़ी चलाई जाती है तो सभी किरणें एक खास पॉइंट पे फोकस करती है और किरण ज़्यादा इधर उधर छितराती नहीं है। और इसी के कारण हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगर हम उसकी जगह दूसरे दर्पण का उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का, तो किरण एक जगह पे फोकस नहीं करेगी, वो विभिन्न दिशाओं में छितरा जाएगी और जिससे गाड़ी चालक को गाड़ी चलाने में काफ़ी अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए हम मोटर वाहनों के हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और आप ये भी जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है जो काल्पनिक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और 8वां क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक डी होता है। एक्चुअल में लेंस की क्षमता को पी से लिखा जाता है, पावर ऑफ लेंस। और लेंस की क्षमता निकालते हैं हम। लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, मतलब लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं, वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। इसका अर्थ पी जो होता है वो 1/f के बराबर होता है। पी किसके बराबर होता है? 1/f के बराबर होता है। और ये जो 1/f है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, यही लेंस की क्षमता है। और 1/f का जो मात्रक है वो डी है। तो लेंस की क्षमता को किससे नापते हैं? डायप्टर से। और डी को ही क्या बोलते हैं? डायप्टर। डायप्टर को किससे लिखा जाता है? डी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पे है, सॉरी। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का जो पथ दिखाएगा वो पथ दर्शाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरणों का पथ ऐसे दिखाया जाता है, और इसको विभिन्न बहुत सारी किरण होती है। ये पथ है प्रकाश के गमन करने का पथ, जिसको एक सरल रेखा में तीर लगा के दिखाया जाता है। सरल रेखा में क्या लगा के दिखाया जाता है? तीर। वो जो तीर होती है वो दिशा बताती है, डायरेक्शन को बताती है कि प्रकाश की किरण किस दिशा में जा रही है। मान लीजिए तीर इस दिशा में लगा दिए तो प्रकाश की किरण इधर जा रही है। तीर की दिशा ऊपर कर दिए, प्रकाश की किरण ऊपर जा रही है। नीचे कर दिए तो प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है? नीचे। तो इसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख। इसको क्या बोलते हैं? किरण आरेख। तो इसका सही जवाब होगा, प्रकाश की किरणों का पथ हम किससे दिखाते हैं? उसका जो चित्र होता है वो सब किरण आरेख है। ये जितना चित्र अभी बताया गया है ये सब अपने आप में क्या है? किरण आरेख है। आइए 8वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, सॉरी 8वां क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए आइए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर है। तो लेंस का फोकसांतर निकालना है, तो 2D क्षमता वाले लेंस का। अच्छा, लेंस की क्षमता को किससे लिखा जाता है? पी से, है ना। तो P बराबर एक फार्मूला होता है, आप जानते हैं P बराबर होता है 1/f होता है ना। P बराबर 1/f होता है। तो P दिया हुआ है वो कितना है? 2D। P कितना दिया हुआ है? 2D। तो P के जगह क्या लिख सकते हैं? 2D हो गया बराबर 1 के जगह लिखेंगे क्या? 1। ऊपर में 1 है तो 1 के जगह 1 बटे f का जो मान है, एक्चुअल में f यहाँ लिखा हुआ है, और f का जो मान है वो दिया f जो है वो f है, क्योंकि फोकसांतर ही निकालना है। निकालना क्या है? फोकसांतर। फोकसांतर मतलब f निकालना है। क्या निकालना है? f। आइए हम बात कर रहे थे f निकालने पर। अब एक चीज़ बताइए, जब हम f निकालना चाहें तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये f क्रॉस गुना होगा, इसके नीचे 1 छुपा है, तो f का गुना 2D से, मतलब f को हम ऊपर ले जा रहे हैं, 2D को नीचे लाएंगे। या इसको भी उल्टा दे तो इसको भी क्या कर दें? उल्टा दे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो f यहाँ आ गया, तो f हो गया यहाँ बराबर 1 के जगह 1, और यहाँ 2D है। तो D तो यूनिट है, D क्या है? मात्रक है, डायप्टर। तो 2 को उठा के यहाँ लाते हैं, D को लाने का कोई जरूरी नहीं है, तो 2 को लाना है। तो 1/2 हुआ,
1/2 एक्चुअल में फोकस जो होता है उसका ऐसा ही मात्रक वो मीटर में निकलता है। फोकसांतर किस में निकलता है? मीटर में। तो ये मीटर में है। अब इस मीटर को, जबकि ऑप्शन जो है वो किस में लिखा हुआ है? सेंटीमीटर में। इसका अर्थ है मीटर को किस में चेंज करना होगा? सेंटीमीटर में। तो 1/2 का जो है वो मीटर में निकल रहा है, वो किस में निकलेगा? मीटर में, क्योंकि फोकसांतर किस में निकलेगा? मीटर में। अगर वहाँ डायप्टर है, लेंस की क्षमता डायप्टर है, तो फोकसांतर मीटर में निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में सेंटीमीटर है, इसलिए मीटर को चेंज करना होगा किस में? सेंटीमीटर में। तो 1/2 एक्चुअल में अभी तक ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए किससे गुना करना होगा? 100 से। तो अब ये मीटर से क्या बन गया? सेंटीमीटर। 2 से ये कट जाएगा कितना बार में? 50 बार में। तो 50 से का गुना क्या हुआ? 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर। तो आपको किस पे क्लिक करना होगा? 50 पे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। आइए, तो लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर दिया है, तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। सही है ना? चलिए, फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो F दिया हुआ है और F दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। F कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर। अभी आपको बताए थे कि यहाँ पर P डायप्टर में निकालना है तो फोकस मीटर में होना चाहिए। फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में, क्योंकि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर है, जबकि फोकस दूरी को निकालने का ऐसा ही मात्रक मीटर है। तो दोनों SI में होगा, तो इसका अर्थ अगर लेंस की क्षमता डायप्टर में है तो फोकस किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, जबकि यहाँ फोकस किस में है? सेंटीमीटर में। तो इसको किस में बदल देना चाहिए? मीटर में। तो इसको मीटर में बदलने के लिए किससे भागा देना होगा? तो आप बोलिएगा, आप इसको 100 से भागा दे दीजिए, तो 50 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा ना? 50 बटे 100, तो ये कट जाएगा ना, मतलब 50 दूना 100। तो ये सेंटीमीटर से किस में बन गया? मीटर में, क्योंकि 100 से भागा दे करके सेंटीमीटर को क्या बनाया जाता है? मीटर, आप जानते हैं। तो ये हो गया 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, है ना? ये हो गया 1/2 मीटर। चलिए आइए, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है यहाँ? उत्तल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। तो इसको भी थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ पे समझाते हैं। उत्तल लेंस ऐसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है ना? इसका फोकस हमेशा लेंस जिधर से प्रकाश आती है उसके दूसरी ओर बनता है। उसके किस ओर बनता है? दूसरी ओर। इसमें जो फोकस होता है वो एक्चुअली ऐसा होता है, प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है और वो उत्तल लेंस से टकरा करके दूसरी ओर यहाँ पे क्या बनाती है? फोकस बनाती है। तो जिधर से प्रकाश आती है उस ओर के चिन्ह तो निगेटिव होते हैं, उस ओर के चिन्ह क्या होते हैं? निगेटिव। तो ये जिधर से प्रकाश आती है फोकस उसके दूसरी ओर बनता है, इसका अर्थ फोकस निगेटिव नहीं, क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए यहाँ फोकस का चिन्ह क्या होगा? प्लस में। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हर जगह प्लस होगा। तो फोकस निगेटिव नहीं, क्या होगा? पॉजिटिव। यही उत्तल लेंस के जगह अगर अवतल लेंस होता तो फोकस निगेटिव बनता। क्या बनता? निगेटिव। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ उत्तल लेंस है इसलिए पॉजिटिव है, तो 1 के जगह 1। F का मान क्या है? 1/2 है ना? तो ये हो गया क्या? इस 1 के नीचे 1 छुपा है, तो 1/1, ये भागा लेने गुना में तोड़ेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, है ना? कुल मिला के बच गया 2। नीचे में 1 है तो 1 का कोई ऐसा तो है नहीं, 2। ये P निकला है ना, P मतलब लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता डायप्टर में निकलती है, तो इसको यूनिट में क्या लगाएंगे? D। तो आंसर होगा +2D। तो +2D किस ऑप्शन में है? D में। तो सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर किस पे है? 12 पे। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों का समूह क्या है? आप जानते हैं प्रकाश के किरणों का समूह जो होता है, प्रकाश के किरणों का समूह वो किरण पुंज के नाम से जाना जाता है, किरण पुंज। और किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। प्रकाश हमेशा समूह में चलता है, उसको किरण पुंज कहा जाता है, और किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए आइए। समांतर किरण पुंज होती है, अभिसारी किरण पुंज होती है, अपसारी किरण पुंज होती है। जैसे ये समांतर किरण पुंज है, इसी तरह की बाकी किरण पुंज भी होती है। उसमें बहुत सारी किरण होती है, किरणों का समूह होता है किरण पुंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अच्छा, उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है, ये उत्तल लेंस है, ठीक है।
और ये उत्तल लेंस है। ये जो किरण है, सॉरी, ये जो किरण है ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, ये सीधी रेखा में निकल रही है इसलिए इसका नाम प्रधान अक्ष है। अब उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण आएगी वो उससे टकरा करके उत्तल लेंस से थोड़ा मुड़ते हुए निकल जाएगी, तो यहाँ पे बनाएगी क्या, अब बताइए, यहाँ पे बनाएगी फोकस, बनाएगी ना। तो उत्तल लेंस, अब लेंस की क्षमता निर्भर करती है फोकस पे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है, तो फोकस दूरी के अनुसार लेंस की क्षमता धनात्मक ऋणात्मक होती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है कि ऋणात्मक। यदि उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक है तो लेंस की क्षमता होगी धनात्मक, यदि उत्तल लेंस का फोकस ऋणात्मक है तो लेंस की क्षमता हो जाएगी ऋणात्मक। तो उत्तल लेंस का फोकस जो है वो जिधर से प्रकाश आती है, प्रकाश जिधर से आ रही है उसके दूसरी ओर बनता है, मतलब लेंस के दूसरी ओर बनता है, और जब लेंस के दूसरी ओर फोकस बनेगा वो फोकस हमेशा धनात्मक होगा। इसका अर्थ है उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है, और जब उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस की क्षमता भी होगी क्या, धनात्मक। तो आंसर क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि फोकस बन रहा है जिधर से प्रकाश आ रही है उसके दूसरी ओर, इसलिए फोकस हो रहा है धनात्मक, तो लेंस की क्षमता भी होगी क्या, धनात्मक। सही जवाब मिल गया आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस, अच्छा देखिए अवतल लेंस ऐसा होता है ना, अवतल लेंस ऐसा होता है, ठीक है, ये अवतल लेंस है। चलिए ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ये प्रधान अक्ष है और ये सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रधान अक्ष के जो समांतर किरण जाएगी वो अपने बड़े आधार की तरफ मुड़ जाएगी। इसी किरण को पीछे की ओर करते हैं, ये जहाँ मिलती है उसी जगह को फोकस बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे समझने लायक चीज़ है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण गई और वो लेंस के दूसरी ओर निकल गई, इसी किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पे जहाँ मिली प्रधान अक्ष से उसी जगह पे क्या बना, फोकस। एकदम सीधी रेखा में मिलाना है, या थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन सीधा रेखा में मिलेगा, तो यहाँ क्या बना, फोकस, क्या बना, फोकस। अब इसका अर्थ फोकस किस ओर बना है, जिधर से प्रकाश की किरण आ रही है उधर ही फोकस है। तो जिधर से प्रकाश की किरण आएगी अगर फोकस उसी ओर बन रहा है तो इसका अर्थ है फोकस ऋणात्मक है, क्योंकि जिधर से प्रकाश की किरण आएगी उस ओर बनी हुई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो इसका अर्थ फोकस किस चीज़ में बन रहा है, ऋणात्मक। तो फोकस ऋणात्मक है, तो अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक है, तो अवतल लेंस की क्षमता भी होगी क्या, ऋणात्मक, अभी बताए थे, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता क्या कहलाएगी, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 15 क्वेश्चन। उत्तल लेंस को कहते हैं, अच्छा उत्तल लेंस को कहते हैं, आप जानते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, कहिएगा क्यों। तो उत्तल लेंस का एक नेचर है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष ये होता है जो सीधी रेखा में गमन कर जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण उत्तल लेंस में जाती है वो सब किरण लेंस से टकराने के बाद एक ही बिंदु पे फोकस कर जाती है, एक ही बिंदु पे क्या कर जाती है, फोकस। तो एक ही बिंदु पे फोकस करती है ना, तो इसी गुण के, ये अभिसरण का गुण है, एक जगह पे फोकस करने का जो गुण है ना, इसी गुण के कारण इसको क्या कहा गया है, अभिसारी लेंस। क्योंकि उत्तल लेंस में का ये गुण है कि सारी प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली सभी किरण एक ही जगह पे फोकस करती है, इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। तो सही जवाब क्या होगा, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, अवतल को अपसारी कहते हैं। अगर अवतल हो, अवतल, तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी, अपसारी, ठीक है ना, अपसारी लेंस। अवतल को अपसारी कहते हैं। अगर दर्पण की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, दर्पण की, तो दर्पण में उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण, उत्तल, तो उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण, अपसारी, ठीक है ना। उत्तल दर्पण कहलाता है अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण को कहा जाता है, अवतल को कहा जाता है अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा थोड़ा सा, अवतल कहलाता है अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बता दिए कि यह कैसे, उत्तल लेंस है अभिसारी लेंस, अवतल लेंस है अपसारी लेंस, उत्तल दर्पण है अपसारी दर्पण, और अवतल दर्पण है अभिसारी दर्पण। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4। इसी तरह से अगर रिवीजन करें तो हम ना, अगर जहाँ पे अभी 13 नंबर पे पहुँच रहे हैं, 13 नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे 20-22 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं और उसके बाद बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे।
अवतल लेंस को कहते हैं, अभी तो बताए थे, अवतल लेंस को कहते हैं, है ना। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, तो अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। तो सही जवाब क्या होगा? अपसारी लेंस। तो इसका सही जवाब है डी, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अच्छा, जल का लेंस बन सकता है, कांच का, प्लास्टिक और मिट्टी। लेंस जिसका भी बने, जिसका बनेगा, प्रकाश की किरण उसमें इस पार से उस पार जानी चाहिए। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता? तो आप जानते हैं मिट्टी से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता। इसका अर्थ है मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मिट्टी से प्रकाश की किरण आर पार जा ही नहीं सकती। तो इसका सही जवाब होगा मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु से कौन सा है भाई? छोटा, यही चीज़ देखना है। तो सब दर्पण में देख लीजिए किस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। समतल में वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या बनता है? बराबर। समतल दर्पण में सब बराबर प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल में जो है वो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा। ठीक है। और अवतल दर्पण में बराबर भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो अवतल दर्पण में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो आप आंसर पे पहुंच जाइए। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो छोटा बनेगा किस में? उत्तल में। सही जवाब होगा उत्तल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अभी सब का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे दिए थे इससे पहले क्वेश्चन में। तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है किस में? अवतल में। अवतल में बराबर भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो सही जवाब क्या होगा भाई? अवतल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, बराबर, वस्तु से बड़ा और छोटा। समतल में केवल बराबर, उत्तल में केवल छोटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अब नियम भी जानते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम में पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? आपतन का कोण बराबर होता है किस कोण का? परावर्तन के कोण का। यही है दूसरा नियम। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो एक सेकेंड रुक जाइए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए हम बताते हैं। ठीक है, ये हवा है। हवा को कौन सा माध्यम कहा गया है? अगर हवा के बारे में बात करें तो हवा जो है वो हवा और यह कांच में जा रही है प्रकाश। ठीक है, तो हवा से किस में जा रही है? कांच में। तो हवा और कांच में जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी ना वो माध्यम होगा विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी ना वो माध्यम होगा सघन। ठीक है, विरल मतलब हल्का माध्यम। हल्का माध्यम, सघन माध्यम वो होता है जिससे प्रकाश की चाल अधिक होती है, और विरल माध्यम वो होता है जिससे प्रकाश की चाल कम होती है। तो हवा कैसा माध्यम है? हवा कैसा माध्यम है? हवा जो है वो विरल माध्यम है। ठीक है, हवा है विरल। और कांच जो है वो कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। ठीक है, अब समझ जाइए क्यों। क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल अधिक है तो वो विरल माध्यम है। विरल मतलब पतला, सघन मतलब घना। कांच में प्रकाश की चाल जो है वो कम है, इसलिए वो कैसा माध्यम है? सघन। तो आप देखिए प्रकाश की किरण हवा से आ रही है, क्योंकि कांच कहाँ आ रही है? जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आ रही है, हवा से किस में? कांच में। तो हवा से किरण आई, कांच में आई। ऐसे तो किरण को, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में ऐसे गमन कर जाना चाहिए। तो ऐसे अगर सीधी रेखा में चलना था तो ऐसे गमन करना था प्रकाश की किरण को। ठीक है, लेकिन प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में आएगी ना तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश की किरण जब 2 माध्यमों में जाती है तो वहाँ पे अपवर्तन की क्रिया होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि हवा और कांच अलग अलग माध्यम है। तो यहाँ पे अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं? अभिलंब। ये अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण जब हवा से कांच की ओर आएगी ना तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब के नज़दीक आ जाएगी। तो एक्चुअल में किरण ऐसे चले जाएगी, ऐसे
जिधर हम डॉट लाइन बना रहे हैं। तो ये अभिलंब की और के नज़दीक आ गई ना, अभिलंब के क्या आ गई, नज़दीक। तो इसका अर्थ है अभिलंब के क्या आ जाएगी किरण, नज़दीक। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो सही जवाब मिल गया, अभिलंब के निकट आ जाएगी किरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फोटोग्राफी कैमरा में अभिदर्शक होता है। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस प्रयोग होता है, उत्तल। मानव आंख में भी उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर फोटोग्राफी कैमरा की जगह मानव आंख हो तो भी आंसर क्या होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अब जानते हैं मोटर वाहनों का साइड मिरर जो पीछे से आ रही वाहनों को स्पष्ट प्रतिबिंब जिस पे बनता है उसी को साइड मिरर बोलते हैं, और उसमें हमेशा प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। तो सही जवाब होगा उत्तल दर्पण, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, तो 24वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्ता त्रिज्या होगी। अच्छा, ऑप्शन में भी वक्ता त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो यूनिट को लेके कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। कहिएगा कैसा संबंध होता है, एफ बराबर होता है r/2 का, r/2 का। अच्छा, आपको क्या निकालना है, फोकस दूरी दिया गया है, वक्ता त्रिज्या निकालना है। एफ दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, r। अच्छा, r निकालना है, इसके नीचे 1 छुपा है, तो r से 1 का गुना क्या हुआ, r। तो r बराबर क्या हुआ, f से 2 का गुना, तो 2f। r बराबर 2f होता है, तो 2 की जगह 2, और f का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर। 10 दूना कितना सेंटीमीटर हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो सही जवाब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 वो ये है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण है, जो क्वेश्चन है, उस कोण का नाम है निर्गत कोण। क्या नाम है, निर्गत कोण। आपतन कोण क्या है, तो ये भी समझ जाइए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है। परावर्तन कोण क्या है, तो ये भी समझ जाइए, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण है। और अपवर्तन कोण क्या है, तो अपवर्तन कोण जो है वो आपतित किरण और अभिलंब, प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तन का कोण बनेगा। तो ये आपतन कोण आपको समझ में आ गया, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनता है। परावर्तन कोण परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बनता है, और निर्गत कोण निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा निर्गत किरण और अभिलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आप जानते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसमें चीज़ों को बड़ा प्रतिबिंब दिखाया जाता है, जितना वस्तु से बड़ा। सरल सूक्ष्मदर्शी का काम है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, आप जानते हैं। तो आपका जो 24 नंबर है उसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता सूक्ष्मदर्शी बनाने में, लेंस का प्रयोग होता है। अगर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। और उत्तल लेंस में तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, वस्तु के बराबर भी बनता है, बराबर भी बनता है, उसके बाद छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो सही जवाब क्या होगा, उत्तल लेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर सॉरी, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक। ठीक है, किस लेंस के द्वारा, तो उत्तल लेंस है ऑप्शन में, फिर अवतल है, बायफोकल है, इनमें से कोई नहीं है, यही ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो सही जवाब है वो है अवतल लेंस। ठीक है, अब आइए क्यों ऐसा है, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। काल्पनिक जिसको आप आभासी भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है किस लेंस में, उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में हमेशा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है।
और बायफोकल लेंस तो अलग तरह का लेंस होता है जो दो लेंसों से बनाया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसलिए सही जवाब क्या होगा, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस में केवल एक ही तरह का प्रतिबिंब बनता है जो काल्पनिक है ना, और उत्तल में दोनों तरह का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर आइए 26। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है, अच्छा सॉरी गलत पढ़ दिए, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ये क्वेश्चन है, सॉरी, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होगा, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन का कोण का, अच्छा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण का, अपवर्तन कोण तो प्रकाश के परावर्तन में बनेगा ही नहीं, और ये अपवर्तन कोण बनता है प्रकाश के अपवर्तन में, तो ये होगा ही नहीं। आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण, विचलन कोण भी वहाँ परावर्तन में बनेगा नहीं, विचलन कोण बनता है प्रिज्म में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, अपवर्तन कोण वहाँ बनेगा नहीं, विचलन कोण बनेगा नहीं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बनेगा प्रकाश के परावर्तन में, और यही दोनों बराबर होगा, और ये नियम ही अपरावर्तन का दूसरा नियम है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, ये परावर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, जो प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा नियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो आप जानते हैं काल्पनिक पूछा है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब, ये काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, क्या बनता है, सीधा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सीधा, सीधा ए में है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा, उल्टा हमेशा वास्तविक बनेगा, वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा, तो वास्तविक अगर कहे तो इसका अर्थ उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसमें काल्पनिक बनेगा क्या, सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, फोकस, अच्छा कोई भी लेंस होगा तो उसके दो सतह होते हैं, लेंस के कितने सतह होते हैं, दो, तो इसलिए उसमें कितने फोकस होते हैं, दो, कितने फोकस होते हैं, दो, जैसे लेंस है ना तो इसमें दो फोकस होते हैं, कितने फोकस होते हैं, दो, एक फोकस इस सतह का फोकस, ये जो सरफेस है इसका फोकस इधर बनेगा, तो एक फोकस यहाँ होगा F1 और एक फोकस इधर बनेगा जो क्या कहलाएगा F2, ठीक है। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो, इसलिए आंसर होगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो सर्च लाइट जो होता है उसका परावर्तक सतह होता है अवतल, क्योंकि वो सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट का काम होता है कि उसमें जो प्रकाश, उससे जो प्रकाश निकलती है वो एक ही जगह फोकस होती है, तो ये अवतल दर्पण है, सॉरी कैसा दर्पण है ये, तो ये परावर्तक सतह इधर कलाई किया हुआ है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ये प्रकाश की किरण, ये प्रधान अक्ष है, ठीक है, और ये प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण आती है, वो जो भी किरण वो सब एक ही जगह पे आके फोकस करती है, ये यहाँ पे आएगी, और ये भी एकदम यहीं पे आके क्या करेगी, फोकस करेगी, तो एक ही जगह फोकस करती है ना, ये सब किस जगह पे फोकस कर जाती है, एक ही जगह पे, और इसी गुण के कारण सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह है उसमें किसका प्रयोग किया गया है, इस सर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का, क्योंकि फोकस एक ही जगह करेगी तो जो लाइट है वो एक ही जगह पे केंद्रित होगा, तो एक जगह पे केंद्रित होने के कारण अवतल दर्पण का प्रयोग होता है सर्च लाइट में। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है, अवतल दर्पण का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो वो है 32 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो आप जानते हैं दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण पूछेगा तो मोटर वाहनों के साइड मिरर में, मोटर वाहनों के साइड मिरर में, साइड मिरर में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल का, और अवतल पूछेगा तो हजामती दर्पण में किसका प्रयोग होता है, हजामती, तो हजामती मतलब दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, इस सब में किसका प्रयोग होता है, अवतल, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल और केवल क्या प्रतिबिंब, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है ना, बड़ा प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है ना,
इसी गुण के कारण हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, क्योंकि उसमें तीनों तरह का। समतल में तो हमेशा केवल क्या बनेगा, बराबर, क्या बनेगा, बराबर। ऑप्शन समझ में आया, क्योंकि हमको बाल और दाढ़ी बड़ा बड़ा देखना है, मतलब हजाम जब दाढ़ी बना रहा है, बाल बना रहा है, तो उसको बड़ा बड़ा दिखेगा तो आसान होगा बनाने में, तो इसीलिए बड़ा दिखे, इसलिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 33 नंबर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो P से लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, और P बराबर होता है 1/f, है ना। अब P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 डायप्टर, है ना। तो P के जगह हम लिख सकते हैं 1D, क्या लिख सकते हैं, 1D बराबर 1/f। f का मान f निकालना है, चलिए f को उठा के उधर ले जाते हैं, क्रॉस गुना होगा, इसके नीचे 1 छुपा है, तो f वहाँ 1 के पास चले गया, तो f यहाँ आ गया, और ये बच गया 1, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 1/1। एक्चुअल में f अभी किस में निकला है, मीटर में, किस में निकला है, मीटर में, और इसको चेंज करना होगा किस में, सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि ऑप्शन किस में है, सेंटीमीटर में। अगर लेंस की क्षमता डायप्टर में है तो फोकस हमेशा मीटर में निकलेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। लेंस की क्षमता डायप्टर में होगा तो फोकस किस में निकलेगा, मीटर में। ठीक है, लेकिन यहाँ मीटर में है और ऑप्शन मीटर में है ही नहीं, ऑप्शन किस में, सेंटीमीटर में। तो इस मीटर को चेंज करना होगा किस में, सेंटीमीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या करना होगा, गुना, तो इसलिए 1 को किससे गुना कर दिए, 100 से, तो कितना सेंटीमीटर हो गया, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, +100 -100। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो एक्चुअल में प्लस में होती है, किस में होती है, प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस में फोकस जिधर से प्रकाश आती है उसके दूसरी ओर बनता है, उसके किस ओर बनता है, दूसरी ओर। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, +100। आइए, तो चलिए, आप सबको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और इस तरह से हम बाकी चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे, और उसके लिए भी वीडियो लाएंगे। फुल कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव को सीखना है, ऑब्जेक्टिव को सीखना है, रटना नहीं है। तो हमारा काम सिखाना है, रटाना नहीं। और साइंस में, साइंस सीखने की चीज़ है, यहाँ पे सब कुछ के कारण है, रीज़न है कि ऐसा क्यों होता है, और यही समझ बनाना है। और ऐसे समझ से अगर हम सीखते हैं तो हम ना साइंस से जुड़ जाते हैं, और हमारा इंटरेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको साइंस से जुड़ने के लिए इस वीडियो को सभी जगह, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। क्यों, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम सबको एनर्जी मिलती है, और यही एनर्जी से के कारण हम और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो ला पाते हैं। तो इसलिए ना इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।